हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि भटनागर। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बस उसका एक आउटलाइन लिया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के रीजंस क्या थे और उसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ ने किस तरह से अपना हाथ मिलाया था, ठीक, और कौन कौन सी ट्रीटीज़ अलायंस के तहत वो लोग वॉर में शामिल हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो मेन कॉजेज़ ऑफ द वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे कि आखिर मेन कॉजेज़ कौन से थे। उसके अलावा हम लोग जानेंगे वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, ठीक है, दी वर्ल्ड वॉर बिगिंस। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि वॉर के कोर्सेज क्या क्या थे, यानी किस तरीके से वॉर हुई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रीटीज़ जानेंगे कि उसमें कौन कौन सी ट्रीटीज़ शामिल थी। फिर रिजल्ट के बारे में जानेंगे, वॉर का आखिर रिजल्ट क्या था। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंडिया के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था, फेलियर में था। इसमें देखेंगे कि आखिर रिजल्ट क्या था, कौन सी कंट्री रूलिंग कंट्री बनी। फिर नेक्स्ट हम लोग लीग्स ऑफ द नेशन ये सब बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो जो मेन हम लोग ने स्टार्ट किया था वो किया था, जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कोई आम वॉर नहीं थी। उसको इतना हिस्टोरिक, इतना जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ तो खास वजह होगी जिसको हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके पहले भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये पहली लड़ाई थी वर्ल्ड की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इसमें हुई थी, कुछ ऐसी घटना इसमें हुई थी जिसकी वजह से इसको हम लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये वॉर स्पेशली हम लोग जाने, कुछ जो नॉर्मल वॉर्स होती हैं अगर हम लोग देखें तो वो होती है पहले ज़माने की, तो वो होती है लैंड पे से, ठीक। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वो ना केवल लैंड पे बल्कि एयर में भी, उसके साथ साथ वाटर और इनसाइड वाटर भी लड़ी गई थी, ठीक। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इस वॉर में ढेर सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर, ठीक। ढेर सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, जैसे यूरोप के काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी इसमें थी, ठीक है। बट यूरोप के साथ साथ धीरे धीरे इसमें अफ्रीका और एशिया भी आने लग गई, यानी उनकी कंट्रीज़ भी इसमें आने लग गई, ठीक। अब कॉजेज़ जैसे इंटेंस नेशनलिज्म क्या होता है, देश के प्रति हमारी प्रेम भावना है, पेट्रियोटिज्म, ठीक, सिमिलर वर्ड्स सिनोनिम हो गए। तो देश के प्रति जो हमारी भावना है, हमारी जो देशभक्ति है, वो जब एकदम बढ़ जाए, जब एकदम बढ़ जाए उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंस नेशनलिज्म, बेसिक चीज़, ठीक। अब ये कैसे नेगेटिव, उसमें ये नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट डाली। देखो, देशभक्ति होती है बहुत ही अच्छी चीज़, सबको अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक। जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हमारा बर्थ हुआ है, उसकी जगह उस जगह को हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर वो जो हम लोग नेशनलिज्म है वो एक हद तक बढ़ जाए, एक लिमिट तक बढ़ जाए कि हम लोग अपने देश के सामने दूसरे देश को एकदम नफरत करने लगे, तो वो चीज़ हो जाएगी गलत, ठीक। और वो चीज़ दूसरों के मन में भी भावना लाएगी नफरत की और रिवेंज की, ठीक, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, हाँ। उसके बाद षड्यंत्र रचे जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वर्ल्ड वॉर में हुई थी, ठीक है। हम लोग को इससे एग्जाम्पल लेना चाहिए था, इस वर्ल्ड वॉर से एग्जाम्पल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ वर्ल्ड वॉर 3 तक होने की बात आ रही है। तो अब देखिए, इंटेंस नेशनलिज्म यानी कॉम्पिटिटिव पेट्रियोटिज्म इन द सेंस कि एक दूसरे से कंपटीशन सब लोग करने लग गए थे कि नहीं, मेरा देश सबसे आगे, मेरा देश सबसे आगे, और हमारा देश पूरी दुनिया पे रूल करेगा, इस टाइप के यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होने लग गए, ठीक। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले जर्मनी में। जर्मनी में क्या हुआ, यूरोप में जर्मनी में क्या हुआ, एम्परर ऑफ जर्मनी विलियम II, एम्परर कौन से एम्परर की बात हो रही है, विलियम II, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि जर्मनी जो है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंट्री होगी और वो रूल करेगी पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। ऐसा किसने कहा, जो एम्परर थे जर्मनी के, उन्होंने कहा, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश अ वास्ट जर्मन एम्पायर। अब उनका ये मानना था, ये कहना था कि हमारी जर्मनी सबसे अच्छी है और ये चाहते थे कि जर्मनी, जो उनका जर्मन एम्पायर है, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैल जाए, ठीक, स्प्रेड हो जाए।
उसके बाद फ्रांस एंड जर्मन व ओल्ड राइवल्स। अब फ्रांस और जर्मन उनकी कोई पुरानी लड़ाई वड़ाई होगी तो वो पुराने दुश्मन थे, राइवल्स थे, ठीक। अब वो कैसे रिजल्ट किया देखते हैं। फ्रांस पर्शियन वॉर, एक वॉर हुई थी, क्या नाम था वॉर का, फ्रांसो पर्शियन वॉर, ठीक है, ये वॉर का नाम था। कब हुई थी, 1870 और 1871 में। वर्ल्ड वॉर कब हुई, 1914 से लेके 1918 तक, 4 साल तक वर्ल्ड वॉर चली। और फ्रांस और जर्मन की वॉर कब तक चली थी, 1870 से 1871 तक, यानी 1 साल तक, ठीक। जिसमें जर्मन जो है, जर्मनी ने जो है डिफीट कर दिया था फ्रांस को, ठीक, फ्रांस हार गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वॉर हुई, फ्रांस हार गया, तो क्या हुआ, फ्रेंच ड्रीम ऑफ रिवेंज एंड ऑफ टेकिंग बैक देयर लॉस्ट प्रोविंसेस। अब जर्मनी जैसे जीता तो जर्मनी के जो फ्रांस के अंदर जितने भी चीज़ें थी, जितनी प्रोविंसेस थी और इंडस्ट्री थी, एक रिसोर्सेज थे, जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर, वो सब अब जर्मन के अंडर आ गई थी, जर्मनी के अंडर आ गई थी वो सब। तो फ्रेंच ने ये सोचा कि अब हमको जर्मन से रिवेंज चाहिए और जितनी भी हमारी प्रोविंसेस थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो अब हमको वापस चाहिए, ठीक है। तो ये रिवेंज की भावना किस में आई, फ्रेंच में आई। फिर से देखते हैं, फ्रांस और जर्मन पुराने दुश्मन थे, ओल्ड राइवल्स थे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, फ्रांसो पर्शियन वॉर हुई थी 1850 से लेके 1870 से लेके 1871 तक, ठीक, 1 साल तक। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी हमारी जीत गई, ठीक। जर्मनी जैसे जीती तो फ्रांस के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो अब आ गई जर्मनी के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें अब जर्मनी की हो गई थी। लेकिन उसके बाद फ्रांस और फ्रेंच पीपल के मन में उनके मन में ये भावना आई कि अब हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोग की खोई, हम लोग ने जितनी भी चीज़ें खोई हैं उसको हम लोग वापस छीने, ठीक है, यानी जर्मन से हम लोग उसको वापस ले लें। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ, अब इटालियंस की बात आ रही है। इटालियंस इसमें कैसे इन्वॉल्व है वो देखते हैं। तो इटालियंस लुक्ड डिसकॉन्टेंटेड यानी अनहैप्पी, ठीक, वो लोग खुश नहीं थे। डिज़ायर टू गेट बैक ट्रिनेंटो एक जगह है, ट्रिनेंटो एक जगह है इटालियन प्रोविंस, यानी जो वो है तो ऑस्ट्रिया हंगरी में, लेकिन वो किसके थ्रू एक्वायर्ड है, इटालियंस के थ्रू, ठीक है। पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट है एंड इनहेबिटेड बाय इटालियंस, ठीक है। तो वो जगह इटालियंस के थ्रू, यानी वो इटालियंस उस पर कब्जा करते हैं, इटालियंस उस पर रहते हैं, ठीक है। तो ये अब उनके मन में आया कि हमको अपनी वाली प्रोविंस लेनी है, ठीक है। कौन सी, ट्रेंटिनो, ठीक है, ये जगह उनको लेनी है। उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स एंड रूलर्स। अब कोई भी देश में, कोई भी चीज़ में अगर जनता को माइंड वॉश करता है तो वो होते हैं उसके रूलर्स जो होते हैं, ठीक। अब अगर जनता को बोल दिया जाए हम आपके लिए ये वो करें, हमने देखा ही है, इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है, तो वो माइंड वॉश ही होता है, एक तरह से ब्रेन वॉश ही होता है कि कोई प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ करता नहीं, ठीक। तो ये ब्रेन वॉश करना ही हुआ, वो अपने अंडर ले लिया सारी चीज़ें। तो इस तरीके से वहाँ के जो रूलर्स थे, वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। और किस तरीके से किया ये देखते हैं। सक्सीडेड इन फैनिंग हेट्रेड एंड पैशन अंडर द कवर ऑफ नेशनलिज्म। उन्होंने क्या किया, ये दिखाया कि मेरा देश सुपीरियर है, मेरा जो देश है सबसे अच्छा है, इसके अंडर इसको कवर ऊपर रख के लेयर में उन्होंने नीचे नीचे हेट्रेड फैलाना शुरू की दूसरे देशों के खिलाफ। यानी कि उन्होंने ये कहा, नेशनलिज्म का बहाना लेकर उन्होंने ये कहा कि हमारा देश सबसे अच्छा है, उसके लिए हम लोग को अपने देश को हर जगह फैलाना पड़ेगा और दूसरे देशों को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसने फैलाई, पॉलिटिकल लीडर्स एंड रूलर्स ने, और वो इस चीज़ में सक्सीड हो गए, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर हम लोग, जैसे कि अगर एक इंसान को अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है, कोई भी एक इंसान को अपने देश से बहुत प्यार है, उसके पास हम लोग जाके बोले हमारा देश ये, हमारा देश वो, हम लोग को अब इसको फैलाना है, तो ये करना है, वो करना है, तो उसके मन में क्या आएगा, हाँ हाँ सही बात है, अब हम लोग इसके थ्रू एक्शन लेंगे, ठीक। तो वो जाएगा दूसरे देशों को भड़काने इन द सेंस वो अपने अंडर लेगा,
ठीक, उनसे ट्रीटी साइन कराएगा, अपने उनसे हाथ मिलाएगा जाके कि हम लोग अपना एम्पायर पूरे उसमें फैलाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरे देशों को लेके उनके मन में नफरत की भावना आएगी, रिवेंज की भावना आएगी। अब जैसे जर्मन एम्पायर है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जर्मन एम्पायर को, ठीक, तो जर्मन में ये बात फैली कि हमारा जर्मनी का जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी कल्चर है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी हैं, तो ये हर जगह फैलना चाहिए सबको। जर्मन का कल्चर है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें हर जगह फैलाई। इसकी वजह से क्या हुआ, सबके मन में गया है कि हाँ सही हो रहा, ये सही बात बोल रही जा रही है, तो अब हमारे जर्मन का जो कल्चर है वो हर जगह फैलेगा, जिसके लिए हम लोग को दूसरे देशों से कम्पीट करना पड़ेगा और उनको हराना पड़ेगा। ठीक, यानी उनका कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा जिससे हमारा कल्चर आगे बढ़े। तो यही सब की भावना लेके लीडर्स और रूलर्स ने क्या किया, एक दूसरे के प्रति उन लोग ने हेट्रेड फैलाई, नफरत फैलाई। ठीक है, और किसका बहाना लेके, नेशनलिज्म का बहाना लेके। ठीक, उसके बाद हम लोग जाते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो और चेंजेस ला रही थी। तो दूसरी है एन आर्मामेंट रेस। आर्मामेंट रेस क्या होती है वो देखते हैं। आर्मामेंट रेस क्या होती है कि अगर कोई देश अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है तो दूसरा देश क्या करेगा, उससे और सुपीरियर होने के लिए, उससे और अच्छा होने के लिए वो भी अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएगा। ठीक, अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं कि सबसे पहला देश इसमें कौन सा इन्वॉल्व था। तो फिर से नाम किसका आया है, जर्मनी का। ठीक, जर्मनी एक्वायर्ड कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड अ फ्यू आइलैंड इन पैसिफिक। तो जर्मनी ने क्या किया, जाके पहले कब्जा किया अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका में उसने कुछ कुछ कॉलोनीज को कब्जा कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, उसके साथ साथ फ्यू आइलैंड्स इन पैसिफिक, पैसिफिक साइड में जर्मनी ने कुछ आइलैंड्स भी अपने अंडर कर लिए, एक्वायर कर लिए। ठीक, ये हो गई पहली चीज़। In order to protect colonies, Germany began to build a powerful navy. अब जर्मनी ने जैसे जैसे कब्जा करना शुरू किया, वो ये चाह रही थी कि हमारे जो हमने जितना भी चीज़ें कवर की है उस पर कोई और आके कब्जा ना कर ले। ठीक है, अब उन सारी कॉलोनीज जितने भी उन्होंने अफ्रीका और आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड में उन्होंने कब्जा किया था, उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी तैयार करने की सोची। ठीक है, जिसको कोई ना हरा सके और वो और ज़्यादा जगह पर कब्जा करने लगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ ये देखते हैं। जर्मनी डग द कायल कैनाल। अब उन जर्मनी ने क्या किया, एक कैनाल डग किया। ठीक है, अब कैनाल के थ्रू उसमें क्या हुआ ये देखते हैं। डीपर सो दैट बैटल शिप्स कुड नॉट फाइंड शेल्टर इन दिस वाटर। अब उन्होंने इतना ज़्यादा डीप कैनाल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जिससे जो बैटल शिप हैं वो, जर्मनी की जो बैटल शिप हैं वो इसमें जाके शेल्टर ले सके। ठीक है, जैसे कहीं से युद्ध के लिए अगर कहीं पे जाना हो तो और कहीं से भाग कर आना हो तब वो इस कैनाल में आके शेल्टर ले सके। ठीक है, ये पूरी स्ट्रैटेजी थी किसकी, जर्मनी की। क्या किया जर्मनी ने, सबसे पहले तो कॉलोनीज बनानी शुरू की। कहाँ पे, अफ्रीका में। ठीक, और उसके साथ साथ कुछ आइलैंड्स में पैसिफिक के। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी तैयार की। ठीक है, आर्मी तैयार करने की सोची। जो नेवी क्या होता है, जो हम लोग पानी में जो लड़ते हैं एक तरीके से। ठीक है, उनको नेवी कहते हैं, पता ही होगा ये चीज़ तो कॉमन है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कैनाल बनाया। कैनाल का नाम था गायल कैनाल। ठीक, उसके बाद इतना डीप बनाया गया उसको और सिर्फ जर्मनी को ही पता था वो चीज़। ठीक है, इतना डीप बनाया गया उसको जिससे कि जो बैटल शिप्स थी जर्मनी की वो आए और वहाँ पे शेल्टर ले सके, वहाँ पे वो लोग छुपा सके। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी ढेर सारी इनोवेशंस हुई थी। अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि काफ़ी ढेर सारी इनोवेशंस हुई थी। ठीक, इनोवेशंस इन द सेंस कि हम लोग देखें तो शिप्स बनी काफ़ी ढेर सारी। ठीक, मशीन गन्स का उस समय इनोवेशन हुआ था। उसके साथ साथ काफ़ी ढेर सारी चीज़ें जैसे टैंक्स बनी थी। अभी हम लोग पढ़े इसमें कनाल बना अलग तरीके का जिसमें शेल्टर ले सके। तो ये सारे इनोवेशंस कब हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक, एक और इनोवेशंस हो गया डीप कैनाल का। डीप कैनाल का किस लिए हुआ इनोवेशन, जिससे कि वहाँ पे शिप्स शेल्टर ले सकें। ठीक है, अब
हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें किसका रोल आता है, कौन इसमें जंप करा, अब इंग्लैंड जंप किया, ठीक है। अब इंग्लैंड ने क्या बोला, इंग्लैंड रिक्वेस्टेड जर्मनी नॉट टू मेक सच नेवल प्रिपरेशंस। अब हमारे जर्मनी से ये रिक्वेस्ट किया गया इंग्लैंड के थ्रू कि आप ऐसी प्रिपरेशंस मत करिए, ठीक है। अब ये तो रिक्वेस्ट इंग्लैंड के थ्रू आई, लेकिन अब उसमें जर्मनी ने क्या किया ये देखते हैं। तो जर्मनी डिड नॉट पे एनी हीड, जर्मनी ने उस पर एक भी भाव नहीं दिया, जर्मनी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा इंग्लैंड जो बोल रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो जर्मनी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी कंटिन्यू रखा अपने काम को। इंग्लैंड ने क्या किया उसके बाद ये देखते हैं। दिस इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन दीज नेशन। अब इसके दौरान क्या हुआ, जो दो ये नेशंस थे इंग्लैंड और जर्मनी, ठीक है, इनके बीच में नफरत की भावना और कंपटीशन की भावना आने लग गई, ठीक है। देयर वॉज एन आर्म रेस। अब आर्म रेस क्या होता है, जो हम लोग अपनी पावर बढ़ाते हैं, दूसरे से देख के अपनी पावर बढ़ाते हैं, तो इसकी एक तरीके से रेस शुरू हो गई कि हम तुमसे आगे तुम हमसे पीछे, उस तरीके की रेस शुरू हो गई कि हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री हर तरफ, चाहे वो आसमान में हो, वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वो ज़मीन की सेना हो, ठीक है, कोई भी सेना हो वो हमारी सबसे आगे रहेगी। तो ये आर्म रेस शुरू हो गई उस टाइम पे, ठीक है। इफ वन कंट्री इंक्रीजेस इट्स आर्मामेंट्स अदर कंट्रीज आर कंपेयर्ड टू डू द सेम। अगर एक कंट्री अपनी आर्मी बढ़ाती है तो दूसरी कंट्री मजबूर हो जाती थी कंपटीशन के दौरान कि वो अपनी कंट्री की आर्मी बढ़ाएं, ठीक है, अपने मिलिट्री फोर्सेस बढ़ाएं। उसके बाद बैटल शिप्स बिल्ड बाय जर्मन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये शिप्स को स्टोर करने के लिए कैनाल्स बना रहे थे, ठीक है, शिप्स को स्टोर करने के लिए कैनाल्स बना रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। इंग्लैंड की बात नहीं मानी थी, देखा ना हम लोग ने, इंग्लैंड की बात जर्मनी ने नहीं मानी। इंग्लैंड ने क्या किया, जैसे जैसे जर्मनी शिप्स बनाया था, जितनी शिप बनाया था, 2 सच शिप्स वर बिल्ड बाय इंग्लैंड। अब उसी के कंपटीशन में, जर्मनी के कंपटीशन में इंग्लैंड ने भी वैसे ही 2 शिप बना के तैयार कर दी, ठीक है। अगर पहले क्या हुआ कि रिक्वेस्ट किया गया इंग्लैंड के थ्रू, जर्मनी ने नहीं माना, कोई भाव नहीं दिया। अब क्या हुआ, इंग्लैंड ने कंपटीशन में, और जब उनकी बात नहीं मानी तो कंपटीशन में क्या हुआ, उन्होंने 2 वैसी शिप और तैयार कर दी। किसने, इंग्लैंड ने, ठीक। सच अ रेस फॉर आर्मामेंट्स कुड एंड ओनली इन अ वॉर। अब जो आर्म्स रेस है, ये जो जितनी भी रेस हो रही थी आर्म्स की कि हम तुमसे आगे, तो अब ये किस में एंड करनी थी, ऑब्वियसली वॉर में एंड करनी थी, ठीक है। तो ये एक और कॉज हो गया। सबसे पहले किसने शुरू किया, जर्मनी ने शुरू किया, उसमें जंप किसने किया, इंग्लैंड ने जंप किया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, और डिवीजन ऑफ यूरोप। हम लोग डिवीजन ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ेंगे फिर से। तो यूरोप में जो पावर्स डिवाइडेड थी वो बेसिकली टू ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। पहला था ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल ऑन्ट, ठीक है, ये 2 में डिवाइडेड थी। तो अब देखते हैं ट्रिपल अलायंस में पहले क्या आता है। ट्रिपल अलायंस का ईयर याद करना है और उसके साथ साथ ट्रिपल ऑन्ट का भी हम लोग को ईयर याद करना है, ठीक है। तो 2 आर्म्ड कैंप्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल ऑन्ट। तो 2 कौन से कैंप्स हो गए, ट्रिपल अलायंस पहला और दूसरा ट्रिपल ऑन्ट। नेक्स्ट 1879 की बात हो रही है ये, उसमें क्या हुआ देखते हैं, ईयर याद रखना ज़रूरी है, 1879, ठीक। फिर से रिपीट करें, वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 से 1918 तक। तो ये कब की बात है, 1879 में, ठीक। तो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी साइंड अ ट्रीटी टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एनिमी अटैक। अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके दौरान ये था कि अगर कुछ भी, कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री पे है, जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया पे अगर अटैक करती है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े रहेंगे, ठीक। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इन 2 कंट्रीज के बीच। किसके बीच, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई। और ट्रीटी क्या थी कि
अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होगा तो दूसरी कंट्री उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? एनिमी अटैक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ रहे हैं कि अगर ये कंट्री किसी पे अटैक करेगी तो इसका बहाना बना के इटली ने कैसे पीछे लिया, हम लोग आगे वो देखेंगे, ठीक है। एनिमी अटैक ये याद रखना ज़रूरी है। तो दो कंट्री कौन सी? जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ईयर कौन सा? 1879, ठीक है, पहला हो गया। 3 years later 1879 के 3 साल बाद इटली ज्वाइन द पैक्ट। इटली ने उस कॉन्टैक्ट में अपना हाथ मिलाया, उसने इस कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया, ठीक है। पैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है किसी इंडिविजुअल या पार्टीज़ के बीच, उसको हम लोग और क्या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं? पैक्ट, ठीक। तो ट्रीटी, पैक्ट, अलायंस ये सारी चीज़ें एक हैं। तो उसमें उसके बाद 3 साल बाद इटली भी आ गया, ठीक है। कितने साल बाद? 3 साल बाद। कौन सी ईयर में था? 1879 में था। 1879 + 3 = इटली ज्वाइन, ठीक है। विच केम टू बी नोन एज ट्रिपल अलायंस। इसके पहले क्या था? सिर्फ 2 लोग थे, 2 कंट्रीज थी। कौन सी? ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी, ठीक है। उसके बाद किसने हाथ मिला लिया? इटली ने। तो अब ये क्या कहलाया गया? ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस का ईयर कौन सा था? 1879 में बस 2 कंट्री थी, ठीक है, +3 जब करेंगे 3 years तो उसके बाद कौन सी आई? इटली आई, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन ऑफ ट्रिपल अलायंस। अब ट्रिपल अलायंस फॉर्म हो गया तो बाकी कंट्रीज के मन में भी आया होगा भाई ये तो गलत हो रहा है, हम लोग अब दब जाएंगे। तो अब क्या हुआ? उसके ऑपोजिशन में, उसके ऑपोजिट यानी उसके कंपटीशन में ट्रिपल आंट फॉर्म किया गया, ठीक है। अब ट्रिपल आंट में कौन कौन सी थी वो देखते हैं। वॉज मेड नेक्स्ट ट्रिपल आंट कॉम्प्राइज। ट्रिपल आंट में अब कौन कौन सी थी वो देखते हैं। ब्रिटेन, ठीक, फ्रांस, रशिया। कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ये 3 थी किसमें? ट्रिपल आंट में। और पहले वाले में ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके साथ साथ इटली, ठीक है। इटली ने कब ज्वाइन किया? जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया थी उसके 3 साल बाद इटली ने हाथ बढ़ाया। नेक्स्ट, अब जो ट्रिपल आंट फॉर्म हुआ था वो क्यों हुआ था? ट्रिपल आंट इसलिए फॉर्म हुआ था जिससे जो जर्मन धीरे धीरे जो एक्सपैंड कर रहा था वो कम हो जाए, ठीक है। इसके लिए इन तीनों ने हाथ मिलाया था। अब ब्रिटेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग क्यों था? ब्रिटेन को हराना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जब ब्रिटेन ने जब इंडिया पे कब्जा किया था, ब्रिटिश पीपल ने, तो इंडिया पे भी कब्जा करना इतना आसान बात तो थी नहीं, क्योंकि इंडिया वास्ट कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया पे कंट्रोल करना, इंडिया पे कैप्चर करना इतना इजी टास्क नहीं था, कोई और कंट्री नहीं कर पाई। जैसे पहले भी आए थे काफ़ी रूलर्स, जैसे डच हो गए और भी अलग अलग टाइप के रूलर्स आए थे, लेकिन जितने टाइम तक ब्रिटेन ने किया और जिस तरीके से किया किसी और की बस की बात नहीं थी, ठीक है। तो ब्रिटेन का होना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं चैलेंजिंग था दूसरे उसके लिए, यानी ट्रिपल अलायंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब ब्रिटेन को हराने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे हम लोग वो भी देखेंगे। और हाँ, बाद में यूएसए ने भी हाथ मिलाया था 1 साल के लिए, ठीक है। अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो कौन क्या क्या फॉर्म हुआ ये देखते हैं एक बार। 2 पावर्स कौन कौन सी थी? 2 पावर्स कौन कौन सी हुई? ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंट, ठीक है, ये 2 हुई। अब ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी आई वो देखते हैं। ट्रिपल अलायंस में आया हमारा जर्मनी सबसे पहले, तो क्योंकि जर्मनी से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी, AH से हम इसको लिख रहे हैं अभी बस शॉर्ट में, उसके बाद इटली, ठीक है। ये 3 आए इसमें। ट्रिपल आंट में कौन कौन सा आया? ब्रिटेन, रशिया, बाद में आया था यूएसए, और एक और कौन सा था?
फ्रांस, ठीक है। तो ये 4-5 आए थे। अभी यूएसए हम लोग नहीं जान रहे हैं, बस हम लोग ये याद रखेंगे कि यूएसए आया ज़रूर था। तो कौन सा आया था? ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। ये 3-3 का पावर बन गए, डिवाइड हो गए थे तीनों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। और ये क्यों ज्वाइन किया था? जिससे कि जो जर्मन एक्सपेंशन है, जर्मन का एम्पायर जो इतना एक्सपैंड हो रहा था वो रुक जाए, वो उसको वो लोग ख़त्म कर सके, ठीक है। तो फ्रेंच एक्सप्रेशन, अब आंट का मतलब फ्रेंच में, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसमें इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और अलायंस, ठीक है। वही मतलब हो गया। अब हम लोग बस ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंट, हम लोग दो ट्रिपल अलायंस याद करते हैं तो डिफ़िकल्टी होती, इसलिए उसको हम लोग फ्रेंच में आंट लिख दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को डिफ़िकल्टी है कोई वर्ड याद करने में तो हम लोग उसको ईयर से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ईजी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इम्पीरियलिज्म में। अब हम लोग आते हैं इम्पीरियलिज्म में क्या क्या लाई करता है। तो सबसे पहला रेस फॉर कॉलोनीज शुरू हुई। रेस फॉर कॉलोनीज का मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने देखा अभी जर्मनी जो है उसने सबसे पहले अफ्रीका और आइलैंड, पैसिफिक के कुछ आइलैंड्स में अपनी कॉलोनीज बनाई, ठीक है। कहाँ पे बनाई? अफ्रीका और आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक, ठीक है, उसने अपनी कॉलोनीज बनाई। तो अब जर्मन जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा था उसको रोकने के लिए बाकी कंट्रीज उसमें पैर फंसाई, ठीक है। अब उन्होंने कैसे कैसे अपने कंट्रीज कॉलोनीज इस्टेब्लिश की वो देखते हैं। तो मैड स्ट्रगल अमंग द यूरोपियन नेशनल फॉर न्यू टेररिस्ट इन अफ्रीका एंड एशिया, टेरिटरीज। तो हुआ क्या, जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ रहा था जर्मनी का तो सब ने अपना अपना हाथ मिलाया और सब ये चाहते थे कि जर्मन से ज़्यादा अब हमारा एम्पायर हो कोई भी जगह पर। तो यूरोप मैड स्ट्रगल, अब सबके जितनी भी कंट्रीज थी उनके बीच में एक स्ट्रगल सा छिड़ गया, जंग से छिड़ गई थी कि नहीं हम पहले इतनी ऑक्यूपाई कर लें। और उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने काफ़ी नेवी और मिलिट्री तैयारी करनी शुरू की, ठीक है। तो सब खेल किसका था? कंपटीशन का था अमंग यूरोपियन नेशंस। और किसके बीच में था ये? यूरोपियन नेशंस। यूरोप से उठते उठते ये लोग बाहर जा रहे थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ गए? यूरोप से उठ कहाँ गए? अफ्रीका और एशिया में। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी, ये धीरे धीरे स्प्रेड होके कहाँ तक पहुँची? अफ्रीका और एशिया तक पहुँची, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे पहुँची। तो क्या स्ट्रगल था कि सबको अपने अपनी कॉलोनीज बनानी है, सब चाह रहे थे कि मेरी कॉलोनी दूसरी से ज़्यादा हो। तो यूरोपियन नेशंस जो थे धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बनाने के लिए अफ्रीका और एशिया तक फैलते गए। कब की बात है ये? 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन को इसमें ग्रेट क्यों हम लोग सिम्बलाइज कर रहे हैं, ग्रेट क्यों बोला गया है? अभी डिस्कस किया था कि ब्रिटेन जितना पावरफुल था उसको कैप्चर करना इतना इजी नहीं था, यानी ब्रिटेन को दबाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि पहली चीज़ तो इंडिया पे इतने साल तक कैप्चर किया रहा, ठीक। उसके अलावा बहुत सी उसके पास पावर्स थी और बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कनिंग था, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन स्टैब्लिश्ड मेनी कॉलोनीज इन अफ्रीका फॉलोड बाय फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम। तो जैसे जैसे सब अपना हाथ डाल रहे थे उसमें कि अब हमको कॉलोनी बनानी, हमको बनानी है, तो वैसे वैसे और कंट्रीज इन्वॉल्व होती जा रही थी। तो ब्रिटेन ने कहाँ कहाँ कॉलोनीज बनाई? अफ्रीका, और उसके साथ साथ फ्रांस वगैरह भी उसमें आने लग गई थी, ठीक। ब्रिटेन एंड फ्रांस, अब ब्रिटेन और फ्रांस की बात आ रही है, देखते हैं अब क्या होता है। ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ अफ्रीका, ठीक। अब ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया? आधे से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रीजन्स उन्होंने कवर कर लिया अफ्रीका के। किसने किया? ब्रिटेन और फ्रांस ने किया, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, सब लोग क्या किस स्ट्रगल में थे? एक अजीब सा स्ट्रगल चालू हो गया था कि अब हम सबसे ज़्यादा कॉलोनीज बनाएंगे हर जगह, ठीक। यानी फिर से वही कंपटीशन कि हम तुमसे आगे, ठीक है। तो ये सारी भावना जब आ रही थी अपने कवर करके नेशनलिज्म को उसके अंदर, तो क्या हो रहा था? ब्रिटेन ने आधे से ज़्यादा जगह कवर कर ली थी अफ्रीका की, साथ में फ्रांस, स्पेन और भी सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया? आधे से ज़्यादा जगह कवर कर ली अफ्रीका की, ठीक।
अब आगे क्या करते हैं देखते हैं जर्मनी ने क्या एक्शन लिया। तो जर्मनी एंटर्ड द रेस फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज। अब जब वो देख रहा है जर्मनी कि हमारी जगहों को सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो मेरे अंडर आनी चाहिए थी, वो सब अब क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस लिए जा रहे हैं, तो उसमें अब जर्मनी ने भी अपना पैर लगाया, अब उसमें वो भी कूदने लग गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड अ सीक्रेट एग्रीमेंट इन 1904। अब जर्मनी को हराने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट कब बना था, 1904 में। ठीक है, 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एग्रीमेंट बना। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अब हम लोग जानते हैं एग्रीमेंट के अंदर था क्या। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ब्रिटेन टू हैव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इजिप्ट। ठीक, ब्रिटेन के पास क्या हक था कि अब उसका सारा कंट्रोल जो है वो इजिप्ट के ऊपर होगा, यानी इजिप्ट के जितने भी प्रोविंसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें इजिप्ट के अंदर हैं, वो सारी अब किसकी हो जाएगी, ब्रिटेन की हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके पॉलिटिकल पावर्स वगैरह थी वो भी अब ब्रिटेन के अंडर हो जाएंगी। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर तो ये सब आ गया। फ्रांस के पास क्या गया ये देखते हैं। फ्रांस टू हैव कंट्रोल ओवर मोरक्को। फ्रांस के पास क्या आया, मोरक्को आया। ब्रिटेन के पास इजिप्ट और फ्रांस के पास मोरक्को आया। और जर्मनी को इस चीज़ की भनक बिल्कुल नहीं थी। जर्मनी ने क्या करा होगा आप ये देखेंगे। फ्रेंच क्लेम ओवर मोरक्को अपोज्ड बाय जर्मनी। अब जब जर्मनी को पता चला कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रेंच को अपोज किया कि इसमें आप कोई हक नहीं डाल सकते, और अगर आपको अपना पॉलिटिकल पावर उसकी लेनी ही है तो सबको अपना राइट होना चाहिए। जर्मनी ऐसे अच्छा बन रहा था दूसरी कंट्रीज़ के सामने कि वो तो भाई मोनार्की हटा कर डेमोक्रेसी चाहते हैं, ऐसा कुछ जर्मनी ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, जर्मनी ट्राइज टू फोर्स हर ओपिनियन ऑन फ्रांस बाय सेंडिंग अ गन बोट कॉल्ड पैंथर। अब इसमें हर क्यों किया गया है, इसमें पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, जर्मनी को पर्सोनिफाई किया गया है इसमें, इसलिए उसको हर लिखा गया है। तो ये सब अभी तो हम लोग को उसमें नहीं। तो जर्मनी ट्राइज, जर्मनी ने क्या किया, फोर्स किया फ्रांस पे अपना ओपिनियन एक तरीके से थोपा उस पर। ठीक है, क्यों थोपा, क्योंकि वो चाह रहा था कि जर्मनी के अंडर सब आए, लेकिन अब तो फ्रांस और ब्रिटेन ले चुके थे। ठीक, ब्रिटेन पे क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि ब्रिटेन उसको कमज़ोर नहीं, ब्रिटेन जो है वो ताकतवर था। ठीक है, जर्मनी से ज़्यादा ताकतवर था ब्रिटेन, इसीलिए उसने ब्रिटेन पे कोई जोर नहीं डाला, फ्रांस पर डाला, क्योंकि उसको पता था फ्रांस आसानी से जर्मनी से हार जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सराजेवो की क्राइसिस। ठीक है, उसमें क्या हुआ था और क्या क्या रीजंस मिले लोगों को वर्ल्ड वॉर के, अब हम लोग आगे वो जानेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद आगे और जानेंगे किस तरीके से हमले हुए थे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।